जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिखवानी पे, जहां हम आज लेके शुरू हैं टीजीटी बैच क्लास का पहला चैप्टर जो कि है जनरल ग्रामर। इसके नंबर 1 टॉपिक पे आते हैं तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशंस हैं, उसके शब्दों को कैसे लर्न करने हैं या फिर डेफिनेशन को कैसे समझना है, और ट्रिक्स क्या हैं जो जितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें लर्न करने के लिए, वो आज हम समझाएंगे आपको इसी क्लास में। वो सारी ट्रिक्स भी दिखाएंगे, तो आखिर तक देखिएगा और आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि एवरी वर्ड इन एवरी लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन, विच इज़ व्हाट वी मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसे थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एवरी वर्ड, हर शब्द, इन एवरी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड जो कि उसके ग्रामेटिकल फंक्शन के हिसाब से उसे कैटेगरी में रखा गया है कि उसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, वो किसी स्टेटमेंट को कौन सा रूप दे रहा है, ऐसे शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, एवरी वर्ड इन एवरी लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन, विच इज़ व्हाट वी मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, बाकी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसे इन्वेंट किसने किया था? इसे इन्वेंट किया था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे इन्वेंट किया गया था एंशिएंट ग्रीक्स द्वारा। अब हम जानते हैं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सी चीज़ें, या कहिए मैक्सिमम चीज़ें एंशिएंट ग्रीक से ही आई हैं। उसके बाद रोमन्स ने जब इन्वेंट किया तो उन्होंने ग्रीक से कॉपी किया, और उसके बाद इसे हमारे जो इंग्लिश स्कॉलर्स थे, जो हमारे काफ़ी जाने माने राइटर्स थे, उन्होंने इंग्लिश में इसे अडॉप्ट किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। उसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन। इसे आप नोट कर सकते हैं बारी बारी पॉज करके, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस ये बेसिक जानकारी, इतनी बेसिक नॉलेज आप लोग को होती है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, पर इसका डेफिनेशन देने से सबसे ज़्यादा बढ़िया है मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसे लर्न करने में, समझने में आसानी होगी। तो हियर्स आवर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्लास, ट्रिक फॉर लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। हर जो नाम है, किसी का भी नाम है, किसी भी प्लेस का, जगह का, इंसान का, जैसा भी नाम है, वो क्या है? वो नाउन है। इट्स अ नाउन। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। अब इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये ट्रिक है, ये पोएट्री है, इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। ये उसमें एग्जाम्पल आपको मिल गया, जैसे कि मैदान, फील्ड, फील्ड फॉर मैदान, फाउंटेन एज इन फवारा जो होता है, और झरना, स्ट्रीट एंड टाउन, ये सब नेम है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि जो भी नाम है वो चीज़ सब कुछ क्या है? नाउन है। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। अब मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट है, उसमें नाउन है ही नहीं, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें नाउन नहीं है तो उसकी जगह प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल में है एज, जैसे कि ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। प्रोनाउन में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं, ही एंड शी, ही फॉर मेल एंड शी फॉर फीमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। या कोई अगर नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके लिए इट इस्तेमाल होगा। ठीक, याद रखिएगा। The adjective describes a thing। जो एडजेक्टिव है वो किसी चीज़ के बारे में उसको डिस्क्राइब करता है, वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कैसी है, ताकि आप उसके बारे में कुछ जान सकें। दैट्स एडजेक्टिव। ठीक, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वॉन्ड एंड ब्राइडल रिंग। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एज मैजिक वॉन्ड, ये वॉन्ड जो है ये वो चीज़ है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है? वो मैजिकल है, तो मैजिक वॉन्ड। एज मैजिक वॉन्ड एंड ब्राइडल रिंग। रिंग हर तरह की होती है, किसी भी चीज़ में, किसी भी इवेंट में रिंग यूज होती है। आप खुद पहन के कहीं जाते हैं, रिंग के पीछे कोई स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि ब्राइडल लगा दें, ब्राइडल रिंग एज एन एंगेजमेंट रिंग, या वो रिंग जो ब्राइड को पहनाने वाले हैं लोग शादी में। ठीक, तो ये उसकी स्पेशलिटी हो गई की, वो रिंग है, पर इट्स व्हाट्स इज डिस्क्रिप्शन, इट्स ब्राइडल रिंग, इट्स अ ब्राइडल रिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन। द वर्ब मीन्स एक्शन, एज इन वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसका मतलब होता है एक्शन, कुछ होना, कुछ हो रहा है, क्रिया हो रही है, करना, जो हम लोग करते हैं डेली टू डेली। इवन जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ क्रिया। हम पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग, यूर लिसनिंग, यूर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स योर वर्ब, दैट्स योर पार्ट। ठीक, द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन।
एग्जाम्पल में क्या है, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। देखिए जो बात बोले अभी वही बात यहाँ पे हुई है कि टू रीड पढ़ना, एंड राइट लिखना, कूदना या दौड़ना, जंप एंड रन, ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ब हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया और आपको वर्ब की एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वर्ब है क्या। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे, बस इसे एक दो बार आप देख लेंगे तो। नेक्स्ट वन, द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। जो प्रीपोजिशन है वो रिलेशन शो करता है, वो दो चीज़ों, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करता है, उन्हें जोड़ता है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एज इन द स्ट्रीट, की स्ट्रीट में, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, ये सब एग्जाम्पल हैं प्रीपोजिशन के। ये इन और एट प्रीपोजिशन है जो कि दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, जो कि है द स्ट्रीट और द स्टेशन, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन जॉइन इन मेनी वेज। कंजंक्शन जॉइन इन मेनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। तो जो कंजंक्शन है वो कई तरीकों से जोड़ता है, एज इन 2-3 वर्ड्स है कंजंक्शन के जो बहुत तरीकों से स्टेटमेंट्स को तोड़कर आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे दिया गया है, सेंटेंसेज, वर्ड्स और फ्रेजेस, सेंटेंसेज, वर्ड्स और फ्रेज, और जो यूज़ किया गया है इसे वर्ड्स और फ्रेज को साथ में जोड़ा गया है, एक बीच में एक उसे तोड़ा गया है और सी उनका कनेक्शन कराया गया है और वाले वर्ड से। तो और फ्रेज एंड फ्रेज, एंड भी क्या है, एक कंजंक्शन है। और हम लोग यूजली देखेंगे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब भी आप करते हैं तो मैक्सिमम टाइम दो स्टेटमेंट्स को आपस में ऐड करने के लिए हम एंड की यूज़ करते हैं। राम वॉज देयर एंड श्याम वॉज डूइंग द वर्क, फॉर एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है द इंटरजेक्शन। तो द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्ट, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जो इंटरजेक्शन है वो एक्सक्लेमेशन मार्क में चलता है, जो भी वर्ड्स हैं वो उसके कुछ न कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क के अंडर ही होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको पता करने का। एक बार इसे हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए। ठीक, अब इस पोइट्री को लिखा किसने था, इस जो ट्रिक को लिखा किसने था, इसका श्रेय हम बिल्कुल अपने नहीं लेंगे, बिकॉज हम भी कहीं ना कहीं से रिसर्च करते हैं और चीज़ों को 2-3 जगह से लाते हैं और फिर आपको देते हैं कम्पैक्ट में कि आपके पास एक हैंडफुल नॉलेज रहे, आपको आइडिया रहे कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे लिखा किसने था, इसे लिखा था कैरोलिन टैगर्ट ने और J.A. वाइन्स ने। इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को पोइट्री के लिखा था कैरोलिन टैगर्ट ने और J.A. वाइन्स ने। ठीक, अब बढ़ते हैं हम जनरल ग्रामर में, जो कि TGT का जो पहला चैप्टर एक तरह से है। जनरल एक्चुअली दूसरा चैप्टर है पर पहला फ्रेज वाला है। फ्रेज हम बाद में पढ़ाएंगे बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगेगा टाइप करने में। तो सेकंड चैप्टर थोड़ा सा हम कहें इंट्रोडक्शन देते हैं और जल्दी से राइटर्स की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है। ठीक, तो जनरल ग्रामर में जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है टेंस। और ये ध्यान रखिएगा कि जो जनरल ग्रामर है ये सिर्फ और सिर्फ TGT के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे और जिन जिन ग्रामर की चीज़ों से आपको गुजरना होगा, तो ये उसमें पार्ट सेकंड है टेंस। फर्स्ट क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो आपको समझ में आ गया है। सेकंड है टेंस। बढ़ते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसमें डेफिनेशन दी गई है कि इट इज़ यूज्ड। अब ये सारे जो डेफिनेशंस अभी आप टेंस में पढ़ेंगे, जितना भी आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें है क्या कि डेफिनेशंस काफ़ी कम्पैक्ट किए हैं, इस तरह से बताए हैं कि आपके दिमाग में एक सडन डेफिनेशन हो कि कोई अगर पूछे आपसे तो आप सडन उसको जवाब दे सकें, या फिर अगर कहीं आपको कोई स्टेटमेंट दिख गया तो आपको ये डेफिनेशन याद आ जाए ताकि आप उससे रिलेट कर लें और एक प्रोबेबल आंसर गेस कर लें। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज़ ट्रू ऑल द टाइम्स। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम किसी स्टेटमेंट को कैटेगराइज तब करते हैं जो कि उसमें स्टेटमेंट जो है वो हमेशा सत्य ही है, हमेशा सच रहे, हमेशा वो प्रेजेंट रहे और सत्य रहे, वो झूठ ना हो। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ये एक सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अगर आप फ्लैट अर्थ वाले बिलीवर्स हैं तो बात अलग है, नहीं तो फिर भाई जय श्री राम। सेकेंड है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं, या हम एक किसी स्टेटमेंट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर तब कैटेगराइज करते हैं
जब उसमें जो उसकी जो मीनिंग है उस स्टेटमेंट की वो बता रही हो कि कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल में राम विजिटेड आगरा लास्ट ईयर। राम जो हमारे हैं वो कि आगरा को लास्ट ईयर विजिट किए थे, पिछले साल राम आगरा गया था। ये कंप्लीटेड एक्टिविटी है और ये पास्ट में है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस डेफिनेशन को स्टेटमेंट से मिलाइएगा, क्वेश्चंस अगर मैच करेंगे तो प्रोबेबिलिटी पे आंसर निकाल लीजिएगा। ये सिर्फ एक ट्रिकी पार्ट है। पार्ट 3 हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन। ये फिलहाल तो ये सब सिंपल वर्ड है, आप लोग समझ सकते हैं आराम से। एज इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य, ठीक। तो ये फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है उसके बारे में बताएगा, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में मत चिंता करिएगा, इंडेफिनिट जितना होगा वो सिंपल जो आपके दिमाग में जो डेफिनेशंस आएंगी वो आप लिख सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सही ही होगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन। एग्जाम्पल में है दे विल कम हियर नेक्स्ट ईयर। वो जो हैं वो आएंगे यहाँ पे, अगले साल आएंगे, ठीक, वो आएंगे अगले साल। तो ये फ्यूचर की चीज़ है, तो इट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारा चौथा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बट द एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ विच आर नॉट नोन। ठीक है, वो स्टेटमेंट या वो क्रिया जो कि कुछ समय तक हो रही हो पर उसकी लिमिट ना पता हो, ठीक, उसकी लिमिट ना पता हो कि वो मतलब अभी कितने दिन चलेगी, इस टाइप का। तो प्रशांत, इसका एग्जांपल है प्रशांत वाज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। प्रशांत जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे कल, यानी यस्टरडे, पास्ट वाले कल में। वो फुटबॉल, भूतकाल में वो फुटबॉल खेल रहे थे कल, और अभी तक वो खेल रहे हैं, क्या वो खेल के चले गए, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये इस जो गैप ऑफ नॉलेज है इसको हम लोग रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस यानी कि वो चीज़ चल रही है, तो बाय डेफिनेशन it is past continuous tense. It is used for the past action which continued for some time but the exact limit of which are not known. हमारा 5th है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर लगा है यानी कि भविष्य है, कंटिन्यूअस है यानी लगातार वो चीज़ जो चल रही है, जो ख़त्म नहीं हुई है। टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी विच विल एक्सटेंड ओवर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बोलते जा रहे हैं, लिखते जाएंगे, अपने हिसाब से नोट करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग में नोट बनाएंगे, तो आपको सरसरी निगाहों से देख के समझने में आसानी होगी। तो बैठ के बोर मत होइए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, लिखते चलिए, अपना एक डेफिनेशन बनाइए और उसको समझिए। हमसे आप हिंट ले सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी विच विल एक्सटेंड ओवर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी, ये उस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है जो कि टाइम के साथ साथ फ्यूचर में बढ़ती जाएगी। कोई काम जो हो रहा है, आप करना शुरू किए, वो भविष्य में बढ़ता जा रहा है, उसकी लिमिट नहीं पता है लोगों को कि मतलब वो कब तक आप करेंगे। दैट विल बी फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूअस। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। प्रशांत विल बी राइटिंग अ नॉवेल। प्रशांत जो हैं वो एक नॉवेल लिखेंगे, लिखना शुरू कर दिए हैं, लिख रहे हैं, कब तक लिखेंगे यू डोंट नो। That's future continuous tense. Prashant will be writing a novel. हमारा 6 है present perfect tense. It is used for an action that has been completed by now. अब ये present perfect है, perfect माने एकदम चीज़ें perfect होनी चाहिए, complete होनी चाहिए. That's the perfect thing. ये चीज़ perfectly done है, it's completed, it's whole now. So present perfect tense. Present यानी वर्तमान. It is used for an action that has been completed by now. Example है I have read this book. I have read this book. क्या सच में एग्जाम्पल को समझाना पड़ेगा? मैंने ये किताब पढ़ ली है, पढ़ ली है, खत्म, गया, गुड बाय। हमारा लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है हमारा, दिस इज जस्ट द 7th, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंस इज यूज्ड टू टेल द पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड टू टेल द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 वर्ड्स आते हैं, एक है सिंस, एक है फॉर। आपको इन वर्ड्स पे ध्यान देना है बिकॉज क्वेश्चन इन वर्ड्स से बनते हैं, ठीक है। सिंस इज यूज्ड टू टेल द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किस पॉइंट से वो चल रहा है, किस पॉइंट पे वो शुरू हुआ था, किस पॉइंट पे वो शुरू हुआ था,
सिंस में किस पॉइंट पे वो शुरू हुई थी चीज़ उस बारे में बताया जाता है। और फॉर इज़ यूज टू टेल द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इसलिए इस्तेमाल होता है कि कितने समय से चल रही है चीज़। हाउ लॉन्ग आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखे बिना नहीं समझ में आता है, प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे लेफ्ट साइड है सिंस, हमारे राइट साइड है फॉर, और उसके अंडर जो ग्रीन में सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो हैं उनके एग्जाम्पल्स। तो बोलते जाएंगे और आपको सेट होता जाएगा। देखिए, सिंस के अंतर्गत क्या आता है? मॉर्निंग। आई एम हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। I have been waiting for this order since Sunday, since January, since 1990, since last night। ठीक, अब for का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो for का एग्जाम्पल है for 2 hours। I have been waiting here for 2 hours। I will arrive there। I will be staying here for 2 days। Okay, I'll be staying here for 2 months, for a long time, for centuries। ठीक, ये हैं for के एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से वर्ड्स को आप मैच करते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि सिंस, जैसा कि हमने बोला, सिंस इस्तेमाल होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम से जो चीज़ शुरू हुई, कब चीज़ वो शुरू हुई। आई वॉज हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ था। ठीक, मैं सुबह से यहाँ हूँ, सॉरी, दैट्स द ट्रांसलेशन। मैं सुबह से यहाँ हूँ, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द मॉर्निंग। ओके, और फॉर किस लिए है? फॉर इज़ यूज टू टेल द पीरियड ऑफ टाइम, कितना देर से हो। ठीक है भाई, कहाँ से शुरू हुआ था? मॉर्निंग से शुरू हुआ था, पर कितने देर से हो? मॉर्निंग से लेकर अब तक हूँ। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज टू शो दैट वन पास्ट एक्शन वॉज डन बिफोर अनदर एक्शन हैपेंड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक एक्शन खत्म हो चुका होता है और उसके बाद जस्ट तुरंत बाद दूसरा एक्शन शुरू हो गया होता है, और दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले जो कि चल रहा है इस समय, उससे पहले पहला वाला एक्शन खत्म हो चुका होता है। तो उस पहले वाले एक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं और उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द पेशेंट वॉज डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो पेशेंट वॉज डेड, द मेन स्टेटमेंट इज पेशेंट वॉज डेड, द पेशेंट इज डेड, मेन वॉज डेड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट topic, which is future perfect tense। ठीक, it is used for an action that will be completed by some given time। ये future perfect tense उन sentences को अपने अंदर कैटेगराइज करता है जो कि ऐसे actions जो कि एक given time में, एक दिए हुए समय में complete हो गए होंगे या हो जाएंगे। ठीक है, कोई काम हमने दिया है, उसका एक टाइम एक्सपेक्टेड है हमें फ्यूचर में, और वो उस समय तक कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही विल हैव रिटन हिज बुक इन 2 years। ये जो ही हैं, यानी कि ये जो बंदे हैं, ये बंदा है, ये अपनी किताब 2 साल में लिख लिया होगा। ही विल हैव रिटन हिज बुक इन 2 years। ये जो भाई साहब हैं, ये अगले 2 सालों में अपनी किताब लिख लेंगे। ठीक, अगले पर बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी which began in the past, still continues and may continue in the future। वाह, ये तो सबसे आसान एक तरह से कह लीजिए, जो चीज़ आपको क्लियर ही ना हो क्या हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम समझा रहे हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी विच बिगेन इन द पास्ट। एक ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई थी, अभी भी प्रेजेंट में चल रही है और शायद भविष्य में भी चलती रहेगी। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, क्योंकि एक एक्टिविटी चल रही थी, कंटिन्यूअस है, चल रही है और आगे फ्यूचर में चलती रहेगी। दोज वर्कर्स आर मेकिंग दैट बिल्डिंग सिंस 2 months। ओके, ये चीज़ चल रही है, कंटिन्यू भी है और आगे भी चलेगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। It is used for an action that was perfect and yet was continuing in the future। ये एक ऐसा एक्शन है जो परफेक्ट था, एज इन पास्ट में कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा है। तो he had been reading this book for 2 hours। ये भाई साहब जो हैं वो ये किताब पढ़ रहे हैं 2 घंटे से, मतलब वो पढ़ना शुरू किया था
और पढ़ ही रहा है तो वो परफेक्ट थी, और अब ये 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, इट्स अनसर्टेन, पर आगे भी पढ़ सकते हैं, तो इट्स कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी ख़त्म नहीं हुई है। ही हैज़न्ट एंड द बुक, ही हैज़न्ट एंडेड द बुक। बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी दैट विल बी परफेक्ट एंड येट कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, उसमें एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो परफेक्टेड है, एज इन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में है, और येट कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। एग्जाम्पल है, प्रशांत विल हैव बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 2 hours टुमारो। प्रशांत भाई साहब जो हैं वो ये बुक पढ़ रहे होंगे 2 घंटे कल। प्रशांत भाई जो हैं कल 2 घंटे तक ये बुक पढ़ेंगे। ये है इसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को जब आप इस स्टेटमेंट, इस डेफिनेशन पे बैठाएंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक कंप्लीट होती जाएंगी दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये कंपैरिजन से भी क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में टीजीटी के, तो देख लेते हैं कि माई ब्रदर इज़ फैटर देन माई सिस्टर, ठीक है। आप कैसे जानेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी डिग्री का है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है या सुपरलेटिव है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें देख लीजिए कि कंपैरेटिव के लिए हम आपको एक वर्ड बता दे रहे हैं। देखिए मेरी कोशिश है कि आप अगले 10, 15, 20 मिनट में ये टीजीटी का पहला चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। व्हाट आर यू गोइंग टू डील विथ या व्हाट आर यू डीलिंग विथ, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड है, लिखा हुआ है फैटर के बाद और माई से पहले देन लिखा हुआ है, THAN, देन। ये एक कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को यूज़ किया जाता है कंपेयर करने में। सो माई ब्रदर इज़ फैटर देन माई सिस्टर, ये ब्रदर को कंपेयर किया जा रहा है सिस्टर से, और वो जो वर्ड यूज़ किया गया है कंपैरिजन के लिए वो है देन। तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री स्टेटमेंट है, ठीक है। माई ब्रदर इज़ फैटर देन माई सिस्टर। सेकेंड है हमारा, माई सिस्टर इज़ नॉट सो फैट एज माई ब्रदर। अब इसमें कैसे जानेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव ही है? आगे तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पर हमने जानबूझ के इसमें एग्जांपल नहीं दिया ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो, क्योंकि प्रेशर में जब आप कोई आंसर क्रैक कर लेते हैं तो वो एक तरह से हमेशा से आपके दिमाग में कंठस्थ रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में करिए, करेंगे नहीं क्योंकि कामचोर हैं, तो हम बता देते हैं कि माई सिस्टर इज़ नॉट सो फैट एज माई ब्रदर। इसमें जो एज वर्ड है, ठीक है, वो कंपैरिजन का नहीं है, वो बस एक रिलेटिव वर्ड है, वो रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है एक तरह से उस चीज़ को। तो माई सिस्टर इज़ नॉट सो फैट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मेरी बहन जो है वो इतनी मोटी नहीं है जितना मेरा भाई है। भाई के लिए नेगेटिव होगा भले पर बहन के लिए पॉजिटिव है। तो ये एज वर्ड जहाँ दिखे वो एक रिलेटिव वर्ड है, वो रिलेट कर रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, देन को रखते हैं कंपैरेटिव में, एज को रखते हैं पॉजिटिव में। ये सब चीज़ें नोट्स में अपने से लिख लीजिएगा, पॉइंट आउट करके, चाहे दूसरी पेन से, चाहे उसे सर्कल कर लीजिएगा, आपके दिमाग में रहे हमेशा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा, हैमलेट इज़ द बेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। हैमलेट इज़ द बेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। ये अब तारीफ़ की गई है, तो तारीफ़ नहीं की गई है, इसको घोषित किया गया है हिंदी में, क्लेम किया गया है कि ये बेस्ट ट्रेजेडी है। तो बेस्ट एक क्लेम्ड वर्ड होता है, एज इन तारीफ़ तो है, पर इसे घोषित जैसे करना होता है कि आप घोषित कर दी कि आपकी फेवरेट मूवी क्या है, आपकी फेवरेट मूवी ये है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो दैट्स जस्ट बियॉन्ड कंपैरिजन, ठीक है, दैट्स सुपरलेटिव। तो दिस इज एन सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें जो वर्ड है वो है बेस्ट। ऐसी चीज़ें जो, ऐसे वर्ड्स जो घोषित करें, जो लड़ने को मतलब तैयार ही ना रहें किसी का कुछ सुनने के लिए कि हाँ बट या इफ़, नो, या फिर एज वेल एज, नो, नथिंग, इट्स बेस्ट, बेस्ट एट इट्स बेस्ट। तो हैमलेट इज़ द बेस्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। हैमलेट जो है वो इंग्लिश ट्रेजेडी की सबसे बेस्ट नॉवेल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स हैं क्या? तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन है कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो जो आर्टिकल्स होते हैं
वो जो नाउन होते हैं नाउन के पहले आते हैं और वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो नाउन कोई स्पेसिफिक नाउन है या अनस्पेसिफिक नाउन है। अब अगर इस डेफिनेशन को अभी हम आपको समझाने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। बाय यूजिंग द आर्टिकल दी हमने आपको दिखाया है कि इट वॉज वन ऑफ द स्पेसिफिक डे दैट वॉज लॉन्ग। एक स्पेसिफिक डे था, एक स्पेसिफिक डे था जो लॉन्ग था, और एक स्पेसिफिक चाय थी, एक स्पेशल चाय थी जो कि बहुत अच्छी टेस्ट की, और वो टेस्ट की लॉन्ग डे की वजह से, मेहनत करने की वजह से। तो हमने इसे दिखाने के लिए द आर्टिकल का इस्तेमाल किया। द एक आर्टिकल है जो कि होते हैं, आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन और द, और हमने द का इस्तेमाल किया है स्पेसिफिक चीज़ों को शो करने के लिए, ठीक है। आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक, आई एम नॉट रीडिंग एन इंग्लिश बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ इंग्लिश बुक, आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक। दिस बुक इज स्पेशल फॉर मी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट्स पर्टिकुलरली गुड। By using the article A, we have created a general statement implying that any cup of tea would taste good after any long day, ठीक है। ए का इस्तेमाल करके हमने ये शो कर दिया है कि वो जो एक दिन मेरा गुजरा वो सिर्फ वन ऑफ द डेज है जो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, और उसके बाद मैंने वो वन ऑफ द चाय पी जो मैं लगभग डेली पीता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी वन ऑफ द सुकून मिला ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी, इट्स अ डे टू डे रूटीन लाइफ। मैं गया, मैं थक के आया, मैं चाय पी, मुझे अच्छा लगा, सो आई यूज्ड ए आर्टिकल ए। आफ्टर ए लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट्स पर्टिकुलरली गुड। ये मैं बताया आपको। Well, that is it for today, guys, and I will be continuing this TGT batch in our next chapter. Till then, I'll see you guys in the next one.